H5N2 पहला टॉपिक है H5N2। ये अभी चर्चा में रही है, ये अभी चर्चा क्यों में नहीं आ दिख रही है सर? रही शेयर है। किए ही नहीं, अब दिख रही है। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा है? पहली बार किसी मनुष्य की मृत्यु हुई है इस वजह से। ठीक है, और कहाँ पर हुई है? तो मेक्सिको में हुई, मेक्सिको में ही हुई है। ठीक है ना। ये होता क्या है वैसे? एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उपप्रकार है ना। ये में याद रखना है। ये पहली बार कब देखा गया था? सॉरी, पहली बार कहाँ देखा गया था? मेक्सिको में, वो भी मुर्गियों में देखा गया था, मुर्गियों में देखा गया था। ठीक है, अभी तक लेकिन इसके सर फैलने के कारणों ये का पता नहीं चला है। अभी इसके ये इतना बढ़ क्यों रहा है, इसका कोई कारण नहीं पता चला है, फैलने का कारण। लेकिन प्रवासी जो पक्षी होते हैं उनके पैटर्न और घरेलू पक्षियों के साथ संपर्क के कारण इसके प्रसार में योगदान मिलता है। आप लिख सकते हैं, प्रसार के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन प्रवासी पक्षियों के पैटर्न और घरेलू पक्षियों के साथ संपर्क इसके प्रसार में योगदान देते हैं। सर लास्ट वाला सर रिपीट कर दीजिए तो। एक बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू। ये क्या होता है? इसे एवियन फ्लू बोलते हैं। ठीक है, जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक वायरल रोग है, एक संक्रामक वायरल रोग है, जो मुख्य रूप से मुर्गी पालन और कुछ जंगली पक्षियों में फैलता है, जो कि जो कि पक्षियों में बीमारी और मृत्यु की लहर का कारण बनता है। ठीक है, अलग से पॉइंट लिखिएगा। संक्रमित पक्षी या दूषित वातावरण के सीधे संपर्क से मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है, जिससे मानव के ऊपरी श्वसन पथ में हल्के से लेकर गंभीर संक्रमण हो सकता है। ठीक है, उपाय लिख सकते हैं। सर श्वसन पथ में हल्के से लेकर गंभीर संक्रमण हो सकता है। ठीक है, उपाय लिखिएगा। रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जैसी आणविक विधि का उपयोग करके। ठीक है, हो गया। सर महासागर स्थिति रिपोर्ट आई हुई है।
महासागर स्थिति रिपोर्ट आई हुई है। और ये जारी किसने किया है? तो यूनेस्को द्वारा जारी हुआ है, यूनेस्को द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य लिख लीजिएगा। वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर महासागरीय संकटों का समाधान करने तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हटाना। ठीक है, ओके। जो लिख लीजिएगा, इसी रिपोर्ट में ही बताया गया है। लिखिएगा। 1960 से 2023 तक महासागरों का ऊपरी 2000 मीटर हिस्सा, 2000 मीटर हिस्सा मतलब गहराई की बात कर रहे हैं, यहां पर 0.32 प्लस माइनस कर लीजिएगा 0.03 वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से गर्म हुआ है, की दर से गर्म हुआ है। सर प्रति क्या बोले? जबकि, जबकि नहीं, अलग से कर लीजिए। पिछले 2 दशकों में, पिछले 2 दशकों में कितना हुआ है? 0.66 प्लस माइनस 0.10 वाट प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में दोगुना कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर लिखिएगा 2021 से 2030 क्या है ये? सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए महासागरीय विज्ञान संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया, घोषित किया गया 2021 से 2030 के बीच। ये तो समुद्र के मतलब महासागरीय सतह की उष्णता में वृद्धि की बात है ना। ये जो हमने लिखवाए हैं ये महासागरीय सतह की उष्णता में वृद्धि है। ठीक है। दूसरी तरफ देखा जाए तो समुद्र स्तर में भी वृद्धि हुई है, समुद्र स्तर में वृद्धि ये कितनी है? 1993 से 2023 तक औसतन की बात हो रही है, वैश्विक स्तर पे औसतन की बात हो रही है। 3.4 प्लस माइनस कर दीजिए 0.3 मिलीमीटर प्रति वर्ष, इतने की वृद्धि हुई है। ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और याद रखना, अम्लीयता में भी गिरावट आई है, अम्लीयता में गिरावट आई है। इसके कारणों की बात करें कि महासागरीय क्षरण का कारण क्या है, तो उसमें से एक आता है पृथ्वी ऊर्जा असंतुलन की स्थिति। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं महासागरीय क्षरण का कारण पृथ्वी ऊर्जा असंतुलन, डी ऑक्सीजनेशन, अम्लीकरण, अम्लीकरण, रासायनिक संरचना,
रासायनिक संरचना। ठीक है, एक टॉपिक है एयर ऑफ एंथ्रोपोसीन। एयर ऑफ एंथ्रोपोसीन, ये क्या है भाई? एक पहल है ये, ठीक है, एक पहल है, लिखिएगा, जिसके अंतर्गत, एक पहल है जिसके अंतर्गत भारत, इथियोपिया, ब्रिटेन में वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य जोखिमों को दर्शाने और संप्रेषित करने के लिए कला और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, उद्देश्य लिख लीजिएगा, सर संप्रेषित करने के लिए उसके बाद कला और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? वायु गुणवत्ता पर जन जागरूकता व चर्चा को बढ़ावा देना। ठीक है, कला का यूज हो रहा है तो कलाकार रहेंगे, प्रौद्योगिकी के लिए शोधकर्ता है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं भाई। ठीक है, इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा, लाइट पेंटिंग तकनीक में प्रदूषित वायु के घनत्व को दर्शाने के लिए डिजिटल लाइट और लंबे समय तक एक्सपोजर के माध्यम से तस्वीरें ली जाती हैं। हो गया। लिखिएगा, इस परियोजना का उपयोग संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय तथा यूएन हैबिटेट द्वारा वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया। हो गया। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। प्रदर्शन सूचकांक 2024। किसने जारी किया भाई?
येल विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय का पर्यावरण कानून और नीति केंद्र द्वारा जारी। ठीक है। भारत की बात कर लें, 27.6 अंक मिले हुए हैं भारत को, और इस रैंक है 176/180, मतलब 180 देशों में 176वें पायदान पे भारत है। ओके। इसमें एस्टोनिया एस्टोनिया एक बाल्टिक देश है, बाल्टिक ऐसे लिख लीजिए, प्रथम स्थान पर है। ये सर भारत की रैंकिंग बोलिएगा एक बार फिर से, क्या है? 176। इसी के बारे में लिख लीजिएगा, एस्टोनिया के बारे में। सर 1990 नीचे की से तुलना में टॉप की 1990 की तुलना में ऐसे करके लिख लेना, 1990 की तुलना में GHG उत्सर्जन में 59% की कमी। ठीक है। ये सूचकांक जो है ना, पर्यावरणीय स्थिरता के लिए प्रत्येक देशों के प्रयासों को दर्शाता है ना। पर्यावरणीय स्थिरता के लिए प्रत्येक देशों के प्रयासों को दर्शाता है। और इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, कुछ प्रयासों का मूल्यांकन भी करता है ये। ठीक है, कुछ प्रयासों का मूल्यांकन करता है। वो कौन कौन से प्रयास हैं? एक तो आप लिख लीजिए UN सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। दूसरा लिख लीजिए 2015 पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता। तीसरा लिख लीजिएगा कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इन 3 प्रयासों का मूल्यांकन भी करता है ये रिपोर्ट। ओके, हो गया। ठीक है। या सर हो गया। ठीक है, लिखिएगा। अगला टॉपिक है मुसांकवा सैनिया टियंसिस। सैनिया टियंसिस। ठीक है, ये क्या है? ये डायनासोर की एक प्रजाति है, डायनासोर की एक प्रजाति है। इसके जीवाश्म मिले हैं, अभी जीवाश्म मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं जीवाश्म? से इसके जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे में मिले हुए हैं। ठीक है, इसमें ये जो मुसांकवा शब्द है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, एक हाउस बोट का नाम है, एक हाउस बोट का नाम था जिसका उपयोग वैज्ञानिकों ने अनुसंधान स्थल पर अपने अभियानों के दौरान किया था। ठीक है, और ये क्या है? सैनियटियंसिस क्या है? फिर लिख लीजिएगा इसके बारे में।
करीबा झील में बहने वाली, करीबा झील में बहने वाली, झील में बहने वाली सनयाती नदी, नदी को दर्शाता है। ठीक है, मतलब समझ में आया है कि एक हाउस बोट के माध्यम से करीबा झील के आसपास इसके जीवाश्म खोजे गए हैं। जाहिर सी बात है ना? ठीक है। जी सर। हम्म, फिर लिखिएगा, जीवाश्मों को प्राप्त करने वाली चट्टानें, जीवाश्मों को प्राप्त करने वाली चट्टानें को बोलो ट्राइएसिक काल की हैं, ट्राइएसिक काल की। सर उसी में लिखना है। अभी जो डायनासोर हैं, लिख लीजिए, डायनासोर सरोपो, सरोपो डोमोर्फा का सदस्य था। डायनासोर सौरोपोडोमोर्फा का सदस्य था। अब ये क्या है? इसके दो पैर हैं, लंबी गर्दन है। ठीक है, दो पैर होते थे, लंबी गर्दन होती थी इनकी। इसी समूह से संबंधित था ये। वजन की बात कर लें, 390 केजी इतना वजन था इसका। अब ये जो मुसांकवा सैनियाटियंसिस है ना, अपने युग का सबसे बड़ा डायनासोर, डायनासोर, अपने युग का सबसे बड़ा डायनासोर। अब ये दलदली क्षेत्र में रहता था। जिम्बाब्वे की बात कर ले, जिम्बाब्वे के बारे में पहले भी बात हो चुकी है ना? नहीं हुई है? सर बताएं कि जिम्बाब्वे में तंजानिया के बारे में बात। तो जिम्बाब्वे के बारे में बताया है सर पहले। लिख लो, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे, है ना? हरारे इसकी राजधानी है। ठीक है, इसके आसपास में देखें तो कौन कौन सा देश है सीमा पर? जाम्बिया, जाम्बिया है, मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक है, बोत्सवाना भी है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है ना? ये सभी देश इसकी सीमा इस पर स्थित, मतलब इसके साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, एक नदी बहती है जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी का नाम सुना आप लोगों ने? ये जाम्बेजी नदी है जो मोजाम्बिक से चलकर जाम्बिया में बहते हुए करीबा झील में पहुंचती है। ठीक है, फिर विक्टोरिया फॉल्स, ऐसे मतलब करके आगे बढ़ जाती है विक्टोरिया फॉल्स के माध्यम से। इसमें सर ये लिखना जरूरी है? नहीं, लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक नदी है लिम्पोपो, जाम्बेजी नदी, जो करीबा झील में गिर रही है। ठीक है, ये और लिम्पोपो नदी है ना, जो लिम्पोपो नदी है उसके बारे में चाहो तो लिख लो, लिम्पोपो नदी। ये दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका, इन दोनों देशों के बीच में सीमा बनाती है। वैसे बनाती तो बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका के बीच में भी। ठीक है, बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका के बीच में भी बनाती है सीमा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोत्सवाना, सॉरी, जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका, तो बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका भी लिख लो, क्या दिक्कत है? इन देशों के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है ये आपकी नदी। ठीक है, जिम्बाब्वे में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मतोपो,
मातोपो पहाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जिम्बाब्वे में। ठीक है, और यहाँ पर मफुंगा बुसा का पठार भी मिलेगा आपको यहीं पर। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। न्यांगनी पर्वत भी है यहाँ पे, न्यांगनी पर्वत भी यहाँ पर है, ये भी लिख सकते हैं। सर कौन सा पठार लिखे हैं? मफुंगा बुसा। ठीक है, करीबा झील के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। करीबा झील के बारे में आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील और जलाशय है। मानव निर्मित झील और जलाशय है, ये लिखो। कहाँ पर है ये? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है करीबा झील। निर्माण कब हुआ है? 1955 से 59 के बीच में जाम्बेजी नदी पर बांध बनाकर, जाम्बेजी नदी पर बांध बनाकर किया गया है। करीबा बांध है ना यहाँ पे, जाम्बेजी नदी पर ही है करीबा बांध, तो आपको ये बात याद रखनी होगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला टॉपिक भी लिखिएगा, अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप किसको मिला है? इसमें लिख लीजिएगा सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, शूटिंग की बात हो तो शूटिंग में ही जीते होंगे, है ना। अब किसमें जीते? 10 मीटर एयर पिस्टल, एयर पिस्टल स्पर्धा में जीते हैं। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? म्यूनिख, मतलब जर्मनी में। ठीक है, अब इस संस्था के बारे में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसको हम शॉर्ट नेम दे दें, आई सर एस। एयर पिस्टल लिखे हैं। हाँ, एयर पिस्टल लिखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब आई, शूटिंग मतलब एस, स्पोर्ट्स मतलब भी एस हो जाएगा, और फेडरेशन मतलब एफ, ISSF। ठीक है, इसके बारे में अगर लिखें तो लिखिएगा ओलंपिक शूटिंग स्पर्धाओं का, ओलंपिक शूटिंग स्पर्धा का शासी निकाय है, शासी निकाय है। गठन हुआ है 1907 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? म्यूनिख, म्यूनिख जर्मनी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा चर्चा में रहा है, और चर्चा में क्यों रहा भाई? विशेष राज्य का दर्जा चर्चा में क्यों रहा है? अभी क्या है, जो सरकार बनाई गई वो दो पार्टियों को मिला के बनाई गई, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, है ना। JDU और TDP के साथ गठजोड़ करके सरकार बनाई गई है। और ये भी बात सही है कि बिहार और आंध्र प्रदेश
ये दोनों बहुत पहले से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश बहुत पहले से इसकी मांग कर रहे हैं। अब जब से पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई है, तब से इनके विशेष राज्य के दर्जा की मांग फिर से तेज हो गई है। अब हम अगर विशेष राज्य के दर्जे की बात करें, तो याद रखना है कि संविधान में कोई विशेष प्रावधान तो नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, ये बात याद रखनी चाहिए। पांचवा वित्त आयोग बनाया गया था। पांचवा वित्त आयोग कब बना था? 1969 में। इस पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड, इन 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इस पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद एक और कमेटी बनी, गाडगिल कमेटी। गाडगिल समिति बनाई गई। जो गाडगिल समिति बनी, इसमें जो विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्य थे, उनके लिए इन्होंने क्या बात की? केंद्र सरकार की सहायता और टैक्स छूट में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया। क्या किया? विशेष दर्जा पाने वाले राज्य के लिए केंद्र सरकार की सहायता और टैक्स छूट में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया इन्होंने, इस कमेटी ने दिया है। ठीक है, जो ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं, उनके लिए एक्साइज ड्यूटी में महत्वपूर्ण छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और एक्साइज ड्यूटी में विशेष जो छूट देने का प्रावधान है, वो इसलिए कि ताकि वहां पर बड़ी संख्या में कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्थापित कर सकें। ठीक है। अच्छा, जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है ना, वो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक कठिनाई वाले राज्यों को विकास में मदद के लिए दिया जाता है। मतलब किसी राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा देना है, तो उसके लिए सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कठिनाई वाले जो राज्य होंगे, उनको विकास में मदद मिल सके, इसलिए उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक। अब देखिए, अब इसके लिए मापदंड क्या क्या है? मापदंड क्या क्या है? पहला लिख लीजिए, पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति वाले क्षेत्र। ठीक है। कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, है ना। पर्याप्त जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र। चौथा, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले क्षेत्र। पांचवा, आर्थिक और ढांचागत दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र। अगला, खराब वित्तीय स्थिति वाले राज्य, वित्तीय स्थिति वाले राज्य। अब बात करेंगे बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन। बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन, ये क्या है भाई? इसमें लिख लीजिए भारत, जापान, ईयू यूरोपीय संघ लिख लीजिएगा, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया। ठीक है। इन्होंने मिलकर
फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। इन्हीं पांचों ने मिलकर फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य अगर देखें तो बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना। इसकी पहली बैठक लिखिएगा, बायो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 के दौरान कहां पे किया गया? यूएसए में पहली बैठक हुई। ठीक है, लक्ष्य ये है इसका, कोविड के समय में जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी वैसी कोई समस्या भविष्य में ना उत्पन्न हो पाए। ठीक है, अब हमें बायो फार्मास्यूटिकल्स क्या है वो देख लेना चाहिए। ठीक है, बायो फार्मास्यूटिकल्स ये क्या है? एक प्रकार की दवा है। लिखिएगा, इसका निर्माण जीवित प्राणी के अंगों, ऊतकों, सूक्ष्म जीवों, जानवरों के तरल पदार्थ या आनुवंशिक रूप से संशोधित कोशिकाओं तथा जीवों का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। सर, फाइव आइज अलायंस ये क्या भाई? ये चर्चा तो बहुत पहले से रहा है चर्चा में, फाइव आइज अलायंस। अभी क्या हो गया ऐसा? लिख लीजिएगा, चर्चा में क्यों था? ऑस्ट्रेलिया ने सशस्त्र बलों की कमी से निपटने के लिए इनके नागरिकों को मतलब फाइव आइज अलायंस के नागरिकों को अपने सशस्त्र बल में शामिल होने की अनुमति देने की बात की है। सर निपटने के बाद से प्लीज। निपटने के लिए इनके नागरिकों को अपने सशस्त्र बल में शामिल होने की अनुमति दी है। ठीक है, ठीक। हाँ, ठीक है। अभी क्या हुआ ना कि जो चीन का प्रभाव था बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, तो चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो किसी का पलड़ा भारी हो जाए, तो चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए इन फाइव आइज अलायंस के देशों ने क्या किया, इन्होंने आपस में घनिष्ठता को बढ़ावा दिया है थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, इसमें फाइव आइज अलायंस के बारे में लिख लें। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन आएंगे? 5 अंग्रेजी भाषी देश हैं। न्यूजीलैंड, अमेरिका, हाँ, लिखिएगा, कनाडा है, यूएसए है, न्यूजीलैंड है, और कौन है? यूके। इंग्लैंड नहीं, हाँ, यूके यूनाइटेड है, और है एक ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये 5 देश हैं इसमें शामिल। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये क्या है? फाइव आइज अलायंस
लिख लीजिए। तो बहुपक्षीय खुफिया साझाकरण नेटवर्क, सॉरी, साझाकरण नेटवर्क है। ठीक है। और कैसे? करीब 20 से अधिक कंपनी इसमें शामिल है। 20 से अधिक कंपनी इसमें शामिल है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। एक चीज और लिख सकते हैं, ये पूरे साल कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, और वार्षिक तौर पर व्यक्तिगत रूप से मिलते भी हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। ठीक है, ओके। इसकी शुरुआत जब हुई थी ना, शुरुआत हुई थी ब्रूसा के रूप में, BRUS के रूप में। ब्रूसा मतलब ब्रिटेन और USA के साथ ने मिलकर शुरू किया था इसको। 1956 में जाकर कनाडा शामिल हो गया, सॉरी 49 में, 1949 में कनाडा इसमें शामिल हुआ, और 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। अब ये बन गया 5 आइज। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। तो थोड़ा सा लिखेंगे बस, ज्यादा नहीं। नागी नकटी लिख लीजिए। 1984 पक्षी अभयारण्य, मतलब 1984 में ये पक्षी अभयारण्य के रूप में स्वीकृति मिली इसको। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसको और एक चीज याद रखना है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में नामित किया है, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में नामित किया है। शीतकाल में यहां प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ा समूह है उसका नाम लिख लीजिएगा, लाल क्रेस्टेड पोचार्ड। इसको हम नेट्टा रुफीना भी बोलते हैं। सबसे बड़ा समूह है, प्रवासी पक्षियों का सबसे बड़ा समूह यही है। ठीक है ना, ये हमें याद रखना चाहिए। इसका नेम क्या है पोस्ट में? लाल क्रेस्टेड पोचार्ड, नेट्टा रुफीना है ना। अब बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील 2020 में बनी है ना। इस समय 82 हो गए हैं। सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु सबसे अधिक तमिलनाडु में। कितने हैं? 16। दूसरे नंबर पर यूपी हमारा 10 है ना, यूपी सबसे दूसरे नंबर पे। रखना, क्षेत्रफल के मामले में सबसे आगे अगर कोई है तो वो गुजरात है। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में सबसे आगे गुजरात है, लेकिन भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रामसर स्थल अगर पूछा जाएगा तो वो आएगा सुंदरबन डेल्टा। रामसर स्थल, ठीक है, रामसर स्थल। ओके, आगे देखेंगे। अबू मूसा, ग्रेटर टुनब और लेसर टुनब हाल में समाचार में रहे हैं, हाल में चर्चा में रहे हैं। ये किससे संबंधित हैं? क्या है ये? तो ये क्या है भाई? हैं? अरे द्वीप हैं ये, ठीक है, द्वीप हैं। और एक चीज और लिख सकते हैं इसी में, फिर ये विवाद है ईरान और UAE के बीच
विवाद का विषय भी है। ठीक है। ठीक है। अब विरोध किसने जताया है? विरोध जताया है चीनी राजदूत ने। देखिए क्या जरूरत थी वहां सर? जो विरोध जताया है ईरानी संप्रभुता को लेकर, ईरानी संप्रभुता को लेकर भी वो विरोध जताया। ठीक है। ईरान कहता है कि भाई देखो ये तीनों द्वीप हमारे हैं। यूएई भी कहता है कि नहीं नहीं ये तीनों द्वीप हमारे हैं। अब चीन क्या कहता है कि ईरान और यूएई के मध्य में हल किए जाने वाला मामला बताया है ना। तो जो मामला इन्होंने बताया है चीन ने, उसका विरोध ईरान ने कर दिया। ठीक है। लिख लो, पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ में स्थित है। तीनों जो हैं पर्शियन गल्फ में स्थित हैं। ठीक है। और लिखना चाहो तो ईरान के दक्षिण में है, ईरान के दक्षिण में, और यूएई के पश्चिम में है। ठीक है ना। पर्शियन जो गल्फ है मतलब फारस की खाड़ी है ये। ठीक है, फारस की खाड़ी है। ओके, ये हमें याद रखना है। ओके, ये फारस की खाड़ी हिंद महासागर से होर्मुज जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, ये हमें याद रखना है। ठीक है। ओके, इसे ही फारस की खाड़ी को अरब की खाड़ी भी बोलते हैं। सर एक बार फिर। इसे अरब की खाड़ी, ये जो फारस की खाड़ी है इसी को अरब की खाड़ी भी बोलते हैं। एक नाम अरब की खाड़ी है तो एक नाम ईरान की खाड़ी भी है। ठीक है, ये दो नाम इसके हैं। ओके, ये भी हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तृष्णा मिशन क्या था? चलो, इसरो का मिशन है ये। ठीक है, इसरो और नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज का संयुक्त से वो है मिशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चाहे तो लिख सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये लिख लो, आगामी थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, है ना। ये तृष्णा का पूरा नाम है। सर रिजोल्यूशन लिखे। रिजोल्यूशन। ठीक है। ओके, इसका पूरा नाम है तृष्णा का। ओके, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसरो ने जानकारी दी है। तृष्णा मिशन के बारे में देखें तो ये इसरो प्लस CNES कहाँ की है? ये फ्रांस की है। CNES के बारे में लिखना चाहें तो नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, इसका पूरा नाम है। सहयोगात्मक प्रयास है, सहयोगात्मक प्रयास है। सर स्पेस स्टडीज। हाँ, स्पेस स्टडीज। ठीक है, लिख लीजिएगा। पृथ्वी से 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर 761
61 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में संचालित करने की योजना है। ठीक है? ये 5 साल के लिए है, 5 साल के लिए है, ये भी याद रखने की जरूरत है। ठीक है, उद्देश्य भी लिख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? स्थलीय जल तनाव, जल उपयोग की मात्रा निर्धारित करने, तटीय और अंतर्देशीय जल में जल की गुणवत्ता और गतिशीलता के उच्च रिजोल्यूशन सर निर्धारित के बाद क्या लिखे? निर्धारित करने, कॉमा फिर दे दिए हैं, तटीय अंतर्देशीय जल में जल की गुणवत्ता गतिशीलता के उच्च रिजोल्यूशन अवलोकन के लिए महाद्वीपीय जीवमंडल के ऊर्जा व जल बजट की विस्तृत निगरानी। ठीक है, हो गया। तो इतना सारा काम, इतनी बार हमने जल के बारे में पढ़ा, तो जाहिर सी बात है इसका महत्व भी जल से ही संबंधित होगा, जल प्रबंधन प्रथाओं को लेकर होगा। बात क्लियर है? लिखना चाहे तो एक चीज लिख सकते हैं, सूखा, परमाफ्रॉस्ट में परिवर्तन, कॉमा, वाष्पीकरण उत्सर्जन दर की निगरानी में सहायता करना, है ना। एक नाम लिख सकते हैं, जियोग्लैम। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। खाद्य मूल्य अस्थिरता पर G20 कार्य योजना का हिस्सा। टैग इसी में? हाँ, अलग से ही लिखना, हिस्सा है ये। ठीक है, ये लिख लेना बस। ओके, हो गया। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म भी लिख लो भाई, क्या है? ग्रुप ऑन अर्थ, सॉरी ऐसे करो, पृथ्वी अवलोकन वैश्विक कृषि निगरानी समूह। ठीक है, ओके, हो गया। वैश्विक शहर सूचकांक पहला टॉपिक है भाई, वैश्विक शहर सूचकांक 2024। इसमें 163 देश और 1000 शहर शामिल हुए। किसने निकाला है? जारीकर्ता कौन है? ऑक्सफोर्ड
ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इसने जारी किया है। और याद रखना, ये एक स्वतंत्र आर्थिक सलाहकार मंच है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और ओशिनिया के शहर ओशिनिया के शहर ओशिनिया के शहर सभी श्रेणियों में उच्च स्कोर के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसमें 5 श्रेणियों को आधार बनाया गया था। 5 श्रेणियां हैं। 5 श्रेणियों के आधार पर 5 श्रेणियां कौन सी हैं? एक तो है अर्थव्यवस्था, दूसरा है मानव पूंजी, तीसरा है जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण, उसके बाद है शासन। इन 5 श्रेणियों के आधार पर वैश्विक शहर सूचकांक 2024 जारी किया गया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसमें अगर शीर्ष 10 शहरों की बात करें जो सबसे अच्छे रहे हैं, थोड़ा सा डाउन कर दीजिएगा। शीर्ष 10 शहर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है न्यूयॉर्क यूएसए। उसके बाद आता है लंदन यूके। फिर आता है सैन जोस यूएसए। फिर आता है टोक्यो जापान। फिर आता है पेरिस फ्रांस। फिर आता है सिएटल यूएसए। उसके बाद लॉस एंजल्स आता है यूएसए। फिर सैन फ्रांसिस्को आता है, ये भी यूएसए में ही है आपके। फिर मेलबर्न आता है, ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है ज्यूरिख। कहाँ पे है ये? स्विट्जरलैंड। सर 11 शहर हो गए। म्यूनिख था मेरे को याद। इसमें जो चीन है, चीन के 159 शहर शामिल हुए, यूएसए के 92 और भारत के कितने शामिल हुए इसमें? तो 91 शहर शामिल हुए। भारतीय शहरों की बात कर लें। सर लास्ट वाला ज्यूरिख है। हाँ, भारतीय शहरों की बात करें तो वैसे इसमें 1000 में से 91 शहर भारत के शामिल हुए थे, लेकिन याद रखना इनकी औसत रैंकिंग कम है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो कम औसत रैंकिंग है ना, वो क्यों है? मानव पूंजी में अत्यधिक कमी, जीवन की खराब गुणवत्ता और पर्यावरण संकेत। ठीक है, इनके कारण ही भारत की औसत रैंकिंग कम है।
अब अगर बात करें भारत के शीर्ष 10 शहर कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाएगा दिल्ली। कितनी रैंक है ओवरऑल? 350। फिर आएगा बंगलुरु, बंगलुरु 411। फिर आएगा मुंबई, मुंबई 427। फिर आएगा चेन्नई 472। फिर आएगा कोच्चि, कोच्चि 521। फिर आएगा अपना कलकत्ता, कलकत्ता 528, है ना। अब आएगा पुणे, पुणे 534। फिर आएगा त्रिशूर, त्रिशूर 550। फिर आएगा केरला में है सर। हैदराबाद, हैदराबाद 564। फिर आएगा कोझिकोड, कोझिकोड 580। एक द्वीप है गार्डी सुगडब, गार्डी सुगडब, ये चर्चा में क्यों है? गा है सर, गाड़ी। गा है, गा से गमला। ये बार बार बाढ़ आने के लिए चर्चित है, ठीक है। यहाँ पे लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है, ठीक है। ये कुछ यहाँ की समस्याएं हैं और ये हमें याद रखना है। पनामा एक सिटी है, पनामा देश भी तो है ना। पनामा का द्वीप है ये, पनामा का द्वीप है गार्डी सुगडब, गार्डी सुगडब। चर्चा में इसलिए रहा है कि यहाँ से लगभग मतलब जो परिवार है ना, 300 गुना परिवार विस्थापन का सामना कर रहा है। 300 गुना परिवार किसका सामना कर रहा है? जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन का, ठीक है। ये जो गुना है ना, ये वाला गुणा नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है यहाँ, ये गुना है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में भी गुना ही लिखते हैं, समुदाय है ये, ठीक है। गुना एक समुदाय है, ठीक है भाई, ध्यान रखना थोड़ा। सर गुना समुदाय है। एग्जिम बैंक, बैंक का पूर्वी अफ्रीका में कार्यालय, स्थापना कहाँ हुई भाई इसकी? इसकी स्थापना हुई है नैरोबी में। नैरोबी मतलब केन्या। सर देखिएगा उद्देश्य क्या है इसका भाई? पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। एक्जिम बैंक के बारे में बात करें तो एक्जिम बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है ना। और याद रखना ये पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, भारत सरकार के स्वामित्व में है, भारत सरकार का स्वामित्व लिख लो, ठीक है। एक चीज और लिख लेना, भारत से किए जाने वाले, भारत से किए जाने वाले निर्यात के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है, ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है। इसका नियमन कौन करता है? नियमन करता है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई इसका नियमन करता है। ये हो गया।
चलिए, अगला टॉपिक है मिनट मैन। मिनट मैन थर्ड मिसाइल। ठीक है, कहां से किया गया है? परीक्षण कहां से हुआ है? वैंडेनबर्ग, वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से परीक्षण हुआ है। अब ये है कहाँ? कैलिफोर्निया में है। अब कैलिफोर्निया में है मतलब यूएसए में होगा, जाहिर सी बात है ना। कैलिफोर्निया में है तो यूएसए में है। ये है क्या आखिर? पूरा नाम लिख लीजिए, LGM 30G मिनट मैन थर्ड। ठीक है, पहली बार इसे 1960 में तैनात किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लिख लीजिएगा, USAF संयुक्त राज्य वायु सेना द्वारा। संयुक्त राज्य वायु सेना द्वारा। निर्माण कौन करता है इसका? बोइंग डिफेंस इसका निर्माण करती है। ये 3 चरण वाला है, 3 चरण वाला ठोस ईंधन आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इसकी सर एक रेंज बार और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लगभग 10,000 किलोमीटर। सर रेंज निर्माण करके बोइंग डिफेंस। बोइंग डिफेंस, हाँ बोइंग डिफेंस। ठीक है, इसकी रेंज है लगभग 10,000 किलोमीटर। अब गति की बात करें तो गति कितनी इसकी? 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें 3 वार हेडेड लगाए गए हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, एक योजना है, लिखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। कब शुरू हुआ था ये? 25 जून 2015 को शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या था इसका? 2022 तक सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है ना, पक्के मकान उपलब्ध कराना। ठीक है, हो गया। जी सर। योजना के चरण लिख लेना। तो योजना के चरण कौन कौन से हैं? पहला है इन सीटू स्लम पुनर्विकास, ISSR। ठीक है, इन सीटू स्लम पुनर्विकास। दूसरा चरण है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, CLSS।
तीसरा क्या है? साझेदारी में किफा किफ़ायती लिखा गया भाई, किफ़ायती आवास, ठीक है, AHP। एक चौथा है सर ये 2015 में लाभार्थी के नेतृत्व में में व्यक्तिगत आवास निर्माण या संवर्धन, ठीक है। ये इसकी अलग से एक लाइन लिखिएगा अलग से। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किफ़ायती किराए के आवास परिसर, किफ़ायती किराए के आवास परिसर की एक उप योजना शुरू की है, ठीक है। सर किफायती के बाद किफ़ायती किराए के आवास परिसर की एक उप योजना शुरू की है, ठीक है, हो गया। एक चीज और लिख सकते हैं, वित्त पोषण किसका कैसे होता है? मैदानी क्षेत्र में लिख लेना। मैदानी क्षेत्र में कैसे है? 60% केंद्र का, 40% राज्य का, ठीक है। ये केंद्र, ये राज्य, मैदानी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में क्या हो जाएगा फिर? 90% और 10%। 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार वहन करती है ना। यस सर। लेकिन एक चीज और याद रखना, केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है मामला? 100% केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, ठीक है। इसमें जो आवासहीन लाभार्थी पहचाने गए वो 2011 का आंकड़ा इसमें यूज किया गया है, ये याद रखना है, ठीक है, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी लिख लेते हैं, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इंदिरा आवास योजना चल रही थी पहले, उसकी जगह पे 1 अप्रैल 2016 को इसे लॉन्च किया गया। पूर्ववर्ती नाम क्या है? इंदिरा आवास योजना। जी याद रखना है। क्रियान्वयन कौन करता है इसका? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका लक्ष्य क्या रखा गया? 2024 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना, ठीक है। यही वित्त पोषण मामला, ठीक है, बस। हो गया भाई, ये रानी दूसरा वाला यस सर। ठीक है। एक द्वीप है सेनकाकू, सेनकाकू द्वीप है। ये किनके किनके बीच में विवाद है? चीन और जापान के बीच में विवाद का विषय है, ठीक है, ये हमें याद रखना है।
और ये पड़ता है ना आपका प्रशांत महासागर में है, ये भी लिख सकते हो, प्रशांत महासागर में है। या फिर अगर बोले तो पूर्वी चीन सागर में है, पूर्वी चीन सागर में है ये, ठीक है। अब इसके बारे में लिख लो, जापान, चीन, ताइवान के बीच में है, पूर्वी चीन सागर में ही है। इसमें 5 टापू हैं, सॉरी 5 टापू हैं। 5 टापू कौन कौन से हैं? तो एक है उत्सुरी, उत्सुरी, दूसरा है कुबी, तीसरा है ताइशो, ताइशो, चौथा है किताकोजिमा, किताकोजिमा, और पांचवा है मिनामी कोजिमा, ठीक है। इस पे सर कल जापान कहीं ना। हाँ, ये मतलब 5 टापू हैं इसमें सेनकाकू द्वीप पे, तो 5 टापू जो है वो यही सब हैं, ये सब मिला सर के दूसरा सेनकाकू वाला द्वीप। कौन नहीं है? दूसरा वाला कुनी। कुबी, 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 का से सर कबूतर, को क्यों लिखे हैं सर? कुबी, का से कबूतर, बा तो से ठीक है बकरी। सर। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद पहला टॉपिक है, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद क्या है ये भाई? पहली बात तो याद रखो, एक वैधानिक निकाय है, ये याद रखो, वैधानिक निकाय है, ठीक है। याद रखना, इस परिषद के अध्यक्ष बनाए गए अभी, जिनका नाम है डॉक्टर D.C. वर्मा, अध्यक्ष चुने गए हैं। और इसमें कुछ सदस्यों के, निर्वाचित सदस्यों की नाम के भी नाम घोषित हुए हैं इसमें, ठीक है। सदस्य भी चुने गए हैं, ये भी लिख सकते हैं, निर्वाचित घोषित हुए हैं, ये भी याद रखना, लिख सकते हैं। भारत, स्थापना कब हुई इसकी? भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के तहत स्थापना हुई इसकी, ठीक है ना। अनुदान कहाँ से मिलता है इसको? अनुदान लिख लीजिएगा, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा, डेयरी मंत्रालय द्वारा। अनुदान क्यों चाहिए इसको? अपने अपने कार्यालय के संचालन के लिए, ठीक है ना। मतलब अपने कार्यालय के संचालन के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करता, सहायता अनुदान प्राप्त करता है। इसके काम क्या है? कार्य लिख सकते हैं, पशु चिकित्सा पद्धति का नियमन करना, चिकित्सा पद्धति का नियमन करना। दूसरा लिखिएगा, भारतीय पशु चिकित्सकों का, भारतीय पशु चिकित्सकों का रजिस्टर तैयार करना, भारतीय पशु चिकित्सकों का रजिस्टर तैयार करना, ठीक है ना। सर इस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्या पूछा इसको, क्या क्वेश्चन बन सकता है? बता रहे हैं, पहले इसको लिख लूँ, भारतीय पशु चिकित्सकों का रजिस्टर तैयार करना। एक चीज अध्यक्ष का लिखिए, क्या नाम है? अध्यक्ष का क्या नाम है? पहले लिखो तो सही, बता रहे हैं भाई। डॉक्टर D.C. वर्मा। चलिए लिख लीजिएगा। अच्छा, इनके सदस्यों के लिए चुनाव आयोजित कौन करता है? सदस्यों का चुनाव आयोजन कौन करता है? लिख लीजिएगा, पशुपालन डेयरी विभाग, डेयरी विभाग द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष पर 11 सदस्य, ठीक है। मनोनीत सदस्य भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। अब इसमें जो प्रश्न पूछ रहे थे ना कि प्रश्न कैसा हो सकता है, जैसे मान लो ये आ जाए, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद
के बारे में सही कथन बताइए। हाल ही में डॉक्टर DC वर्मा के रूप में इसके अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। पहला एक ऑप्शन ये हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये भी आ सकता है, यह एक वैधानिक निकाय है। तीसरा, इसकी स्थापना भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के तहत की गई थी, ये हो सकता है। प्रश्न का और तरीका हो सकता है, सही कथनों पर विचार करें। एक प्रश्न का तरीका ये भी हो सकता है, सही कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें, मतलब निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। पहला स्टेटमेंट ये हो जाए कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद एक संवैधानिक निकाय है, पहला स्टेटमेंट हो जाए। दूसरा हो जाए, इसकी स्थापना भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1985 के तहत की गई थी। तीसरा स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, इसका काम पशु चिकित्सा पद्धति का नियमन करने के साथ साथ पशु चिकित्सकों का चुनाव करना या नियुक्ति करना, एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है। एक और स्टेटमेंट आ सकता है कि इसके सदस्यों के चुनाव का आयोजन पशुपालन डेयरी विभाग द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष पर किया जाता है। तो इनमें से लास्ट का सेकंड जो गलत है, चौथा जो है पहला वो गलत है, हाँ, इसका जो चौथा क्योंकि ऑप्शन है 1989 होगा। 1984 में हुआ था। 1980 इसका सर पहला गलत है, पहला सर स्टेटमेंट वैधानिक गलत है क्योंकि ये एक वैधानिक निकाय है ना, एक कानून के तहत इसको पारित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इसकी स्थापना भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के तहत की गई। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि इसका काम पशु चिकित्सा पद्धति का नियमन करना तो है, लेकिन पशु चिकित्सकों की नियुक्ति करना नहीं है ना, बात समझे। यस जी सर, सर। नहीं सर, चौथा स्टेटमेंट इसका सही है क्योंकि इसके सदस्यों के चुनाव का आयोजन पशुपालन डेयरी विभाग के द्वारा हर 3 साल में किया जाता है। साल में तो इस तरीके से इसका प्रश्न बन सकता है। प्रश्न और भी तरीके हो सकते हैं प्रश्न के। सर वैधानिक और संवैधानिक अभी G7 का शिखर सम्मेलन हुआ है ना, जी सर। है ना, G7 शिखर सम्मेलन कहां पर? इटली। इटली। इटली में, इटली में कहां पे? अपुलिया, फसानो शहर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये 13 से 15 जून के बीच हुआ है, 15 जून के बीच, ठीक है। भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? भारत के प्रधानमंत्री, है ना, भारत के जी जी सर। शामिल हुए। ये क्या है, कैसा संगठन है? तो 7 देशों का 7 देशों का अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। कौन कौन से सदस्य हैं? तो यूके है, यूएसए भी है ना, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान। जापान है। ये इसके 7 देश हैं। गठन हुआ था 1975 में, ठीक है। प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है इसका, ठीक है। चर्चा किस पे होती है? चर्चा लिख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति के मुद्दों पर चर्चा होती है। और याद रखना, ये 50वां शिखर सम्मेलन था, 50वां शिखर सम्मेलन था ये, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अभी जैसे लोकसभा चुनाव हुआ ना, तो 4 राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव हुआ है ना। एक चीज आप लोगों को पता होगी कि जो मंत्री परिषद होती है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं हो सकती कुल सदस्यों की, यस सर, है ना। एक चीज और सुने होंगे, हो सकता है कि इनकी संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात भी हमको याद रखनी है, 15% तो होना चाहिए, लेकिन संख्या में 12 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये बात हुई थी 91वां संविधान संशोधन 2003, है ना। चलिए, विधानसभा जो चुनाव हुए हैं, चार राज्यों में ना,
तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुल कितनी सीट है? 175 विधानसभा सीट है, 175 याद रखना। उड़ीसा में कितनी सीट है? उड़ीसा में कितनी है? 147। ठीक है। अरुणाचल में कितनी सीट है? अरुणाचल में कितनी सीट है? 60। और सिक्किम में कितनी है? सिक्किम में लिख लो 32। ये चारों राज्यों की विधानसभा सीटें हैं। ठीक है। यहीं से अगर हम नीचे से ही चलते हैं तो सिक्किम में सबसे ज्यादा सीट किसको मिली है? तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को सबसे ज्यादा सीटें मिली सिक्किम में, सिक्किम विधानसभा के चुनाव में, है ना। और एक चीज और इसमें, सिक्किम में सबसे बड़ी पार्टी उभरी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। यहां मुख्यमंत्री कौन बनेंगे फिर? लिख लो, प्रेम सिंह तमांग, ये सीएम है यहाँ के। ठीक है। और याद रखना, ये दूसरी बार बने, लगातार दूसरी बार बन गए। ठीक है, ये हमें याद रखना एक चीज। ठीक है। अब सिक्किम में कितने सदस्य हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में? भाई देखो 15% यहाँ पे बहुत कम है। 5 होंगे सर, कितने होंगे? 15% वाला सिस्टम नहीं चल पाएगा ना भाई, यहाँ पे 12 सदस्य वाला चलेगा। जी सर, मिनिमम 12 होंगे। कम से कम 12 तो होने चाहिए, तो यहाँ पे 12 लोग बनेंगे। ठीक है, ये याद रखना। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में किसको कितनी सीट मिली है? तो सबसे ज्यादा सीट मिली है बीजेपी को अरुणाचल प्रदेश में। कितनी सीट मिली? 46। अच्छा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को कितनी सीट मिली थी? 31। ये भी लिख लेना, 31 सीट। बीजेपी को 46 सीट मिली। यहां पे पेमा खांडू, पेमा खांडू तीसरी बार बने सीएम, तीसरी बार सीएम बन गए। ठीक है। और यहां पे एक उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, आप लिख सकते हैं चाउना मीन, चाउना मीन उप मुख्यमंत्री, उप सीएम। ओके। अब बात करें हम उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट, मतलब बहुमत इनको मिला है। इनको कितनी मिली? 78 सीट यहां पे मिली। मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री बन गए, ये याद रखना। ठीक है, ठीक भाई, ये आपको याद रखना है। और इसमें उप मुख्यमंत्री यहां पर 2 बनाए गए। उप सीएम आप लिख सकते हैं 2 लोग हैं। कौन कौन है? एक नाम लिख सकते हैं प्रावती, प्रावती परिदा, एक तो ये, दूसरे हैं केवी सिंह देव, केवी सिंह देव। 2 उप मुख्यमंत्री बने यहाँ पे। ठीक है। अब आंध्र सर प्रदेश, उपमंत्री एक चीज और याद रखना चाहें तो बीजू जनता दल, बीजू जनता दल, इसको मिली थी 51 सीट उड़ीसा की। आंध्र प्रदेश की बात कर ले, 175 सीट पर यहाँ पे चुनाव हुआ है। ठीक है। यहां पर देखें तो एनडीए, एनडीए मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने मिलकर 164 सीट पर जीत दर्ज की है। अगर देखेंगे अकेले टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी को मिला है 135 के फिलहाल, टीडीपी को मिला 135। ठीक है। और बीजेपी को कितना मिला यहाँ पे? बीजेपी को मिला है 8। ठीक है। यहाँ के सीएम कौन बने? अब टीडीपी से ही मुखिया, टीडीपी के जो मुख्य होंगे वही मुख्यमंत्री बनेंगे। टीडीपी के हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार सीएम बने। ठीक है, ये चौथी बार सीएम बने हैं। यहां पर भी उप मुख्यमंत्री हैं
तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री का नाम है पवन कल्याण। पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब ये किस पार्टी से संबंधित है पवन कल्याण? तो जनसेना पार्टी से है ये। और जनसेना पार्टी को यहां पर मिला है 21 सीट, ठीक है। चारों राज्यों की विधानसभा सीटें किसने कितनी जीती वो, कौन मुख्यमंत्री बने वो, कौन उप मुख्यमंत्री बने वो, कितनी बार बने वो भी, इतना सारी बात क्लियर हो गई, ठीक है। प्रश्न देखो कैसे भी आ सकता है। ऐसे 4 ऑप्शन, ये 4 दे दिए जाएंगे, ये चारों सीटों के बारे में मिलाओ, ये चलो मिला लो, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है, ये राज्य दे दिए जाएंगे, इन राज्यों के बारे में दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद सरकारों के बारे में दे दिया जाएगा, कौन किसकी सरकार बनी, कौन वहाँ का सीएम है, ये भी हो जाएगा। इसमें से किसी का नाम जैसे पवन कल्याण का नाम आ जाए, या पार्वती परिदा परिदा केवी सिंह देव, या चावना मीन, इन में से किसी का भी एक नाम आ जाए, तो ये कौन है, क्यों ये संबंधित है ना। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। पवन कल्याण की पार्टी का नाम है जनसेना पार्टी, आपको याद रखना होगा। और जो ये है पार्वती परिदा जो है ना, इनके बारे में एक चीज ये याद रखना, ये भाजपा की विधायक हैं। पार्वती परिदा ये बीजेपी की विधायक हैं, और केवी सिंह देव भी बीजेपी से ही संबंधित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज पार्वती परिदा के बारे में याद रख सकते हैं कि ओडिशा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी, ओडिशा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। ये भी हमको याद रखने की जरूरत है, ठीक है, हो गया। यस सर। तो ये हमें याद रखना है। और एक चीज और याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने बीजेपी के 10 विधायक निर्विरोध चुने गए, ठीक है, बात समझे। 10 सीट पर जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वो 10 सीटों पर विधायक निर्विरोध चुने गए, और उस निर्विरोध चुने गए नेताओं में यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू शामिल हैं, और यहाँ के चावना मीन जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी निर्विरोध चुनी गई हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। बात करें सिक्किम में, तो सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री बने, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री यहाँ के बने हैं ये, ठीक है ना। और यहाँ पर 12 सदस्य मंत्रिपरिषद में इनके शामिल हुए हैं। एक फैक्ट लिख सकते हैं हम लोग, एक फैक्ट लिख सकते हैं, और वो फैक्ट ये है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? नवीन पटनायक। कौन है ये? ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, याद रखना, ये ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, सॉरी, ये हैं नवीन पटनायक दूसरे नंबर के। सबसे लंबा कार्यकाल है इनका पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है पवन कुमार चामलिंग का, जो कि ये सिक्किम के ही मुख्यमंत्री थे, सिक्किम के मुख्यमंत्री थे, और 1994 से लेकर 2019 तक रहे। दूसरे नंबर पे नवीन पटनायक आते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के मुख्यमंत्री 94 से 2019 तक रहे हैं। फिर उसके बाद नाम आता ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का, ठीक है। सिक्किम के बारे में थोड़ा फैक्ट लिख लेते हैं हम लोग, लिखिएगा। सिक्किम के संघ विधानसभा क्षेत्र की, सिक्किम के संघ विधानसभा क्षेत्र की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि यह भारत में बौद्ध मठवासी समुदाय के लिए, बौद्ध मठवासी समुदाय या संघ के लिए आरक्षित अपनी तरह का एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र है, एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र है।
ठीक है। यहां 51 मठों में पंजीकृत 51 मठों में पंजीकृत 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 बौद्ध भिक्षु ही विशेष विधानसभा सीट के लिए चुनाव में उम्मीदवार होने के साथ साथ वोट डाल सकते हैं। ठीक है। इस बार संघ सीट के लिए मतदाताओं की संख्या 3293 रही। 3224 जिसमें से भिक्षु हैं और 69 हैं भिक्षुणियां। ठीक है, 3224 भिक्षु और 69 भिक्षुणियां। एक पॉइंट और लिख लीजिए। लिखिएगा, 51 पंजीकृत मठों के भिक्षुओं के लिए 51 पंजीकृत मठों के भिक्षुओं के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र अनुच्छेद 371F के तहत प्रदान किया गया है। ठीक ना, हो गया। यस सर। ठीक है भाई, मतलब अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों पे 15% का नियम लागू नहीं हो रहा है, बल्कि वहां पे लागू हो रहा है कम से कम 12 सदस्य मंत्री परिषद में शामिल होंगे। सिक्किम में भी यही होगा। जहां पर 12 से कम सदस्य संख्या 15% को मिला के होती है, वहां पर 15% को छोड़ के 12 सदस्यों वाला मामला शामिल हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। हो सकता है प्रश्न का तरीका कि कितने मंत्री परिषद में कितने सदस्य शामिल हुए आंध्र प्रदेश में, तो 26। कैसे 26 बताए भाई? 175 का 15% निकाल लो। 25.5 तो आदमी होता नहीं, आधा आदमी तो पूरा ना होता भाई। यस सर। 25.5 का 26 हो गया। उड़ीसा में 21.5 हो रहा है, तो 22 सदस्य बन जाएंगे मंत्री परिषद में। ये कुछ चीजें हैं जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सर 70% ही निकालेंगे, 15%। हाँ, इतनी सदस्यों की संख्या हो जाएगी। लेकिन सभी राज्यों में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब यूपी बिहार में हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश उड़ीसा में हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा, लेकिन अब दिल्ली में नहीं हो पाएगा। दिल्ली में कम पड़ जाएंगे, तो वहां पे 12 सदस्य वाला मामला देखना है। गोवा में 12 सदस्य वाला मामला देखना होगा। पुडुचेरी में 12 सदस्य का मामला देखना होगा, है ना, जो छोटे छोटे राज्य हैं। बात समझ रहे हैं ना? नॉर्थ ईस्ट के लगभग नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, वहां पे 12 सदस्य, कम से कम 12 सदस्य होने चाहिए मंत्रिपरिषद में। ये वाला नियम सबके यहाँ लागू रहेगा। बात समझे? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, ये सबको पता है ना? लोकसभा का चुनाव हुआ है। यस सर। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024, 18वीं लोकसभा। 18। सीटें किसको कितनी मिली हैं? तो अगर बीजेपी की बात करेंगे तो 240 सीट मिली। कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस कितनी मिली? 99। समाजवादी पार्टी की बात करेंगे 37, है ना? AITMC की बात करेंगे, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 29। DMK की बात करेंगे तो DMK को मिला 22, है ना? TDP को कितना मिला था? 16 सीट। ऐसे करके सबको सीटें मिली हुई है। अब बात यह है कि 7 चरण का चुनाव था। 7 चरण का चुनाव है। कब से कब तक चला? 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक। 1 जून तक चला। 19 अप्रैल से 1 जून तक चला है, ये भी आपको पता हुआ।
सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देखो बहुमत किसी को नहीं मिला, याद रखना। गठबंधन की बात अलग है। यहाँ पे पर्सनली देखा जाए तो किसी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन उभर के सामने आया है? बीजेपी। ये बात याद रखनी है, ठीक है। सीटें कितनी रही टोटल? 543 सीटों पर चुनाव हुआ है। याद रखना है, सीटें कितनी रही? 543 सीट पर चुनाव हुआ है ना? 543 सीट पर चुनाव हुआ है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ओके ओके, ये हो गया। अब अच्छा, एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिला, सरकार गठन करने का इन्होंने दावा किया, और 9 जून को इन्होंने क्या किया? शपथ समारोह हुआ इनका, है ना? ये बात याद रखनी है। ओके, एक चीज और याद रखना, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ क्रम के अनुसार देखा जाए, क्रमानुसार अगर देखा जाए तो ये 19वें प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। लेकिन व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो ये 15वें पीएम है। क्रम के अनुसार 19वें, व्यक्ति के अनुसार 15वें। भाई याद रखना, क्रम के अनुसार 19वें हैं, व्यक्ति के अनुसार 15वें प्रधानमंत्री। ये बात आपको याद रखनी है। और सर एक बार सत्ता में जो पार्टी, ठीक है, एक चीज और लिख लेना, एक नाम है मुकेश दलाल। मुकेश दलाल की दलाल, मुकेश दलाल नाम है इनका। बीजेपी से हैं ये, बीजेपी से सांसद चुने गए, सूरत लोकसभा सीट से चुने गए हैं, और निर्विरोध चुने गए। इनका भी नाम लिख लो, प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब, ये भी इम्पोर्टेंट, सर यहाँ जो ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी जीत किसको मिली है? सबसे बड़ी जीत किसको मिली? रकीबुल हसन। कहां से हैं? धुबरी लोकसभा क्षेत्र। किसके सदस्य हैं? आसाम सर। हाँ, असम में धुबरी संसदीय क्षेत्र से हैं, कांग्रेस से संबंधित हैं, ठीक है। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं ये असम में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, इनकी जो मंत्रिपरिषद बनाई गई, प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री कितने हुए? कैबिनेट हुए 30। राज्य मंत्री कितने बने? स्वतंत्र प्रभार 5। राज्य मंत्री कितने हुए फिर? 36। अब इसमें यह याद रखना है, इसमें सबसे अधिक कहां से है? सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लिख लो, लिखा दीजिए सर। जैसे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कौन है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। कहो सर, अध्यक्ष से इसको सर स्वास्थ्य मंत्री बना दीजिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगले हैं शिवराज सिंह चौहान। ये कौन? सर ये जो जेपी नड्डा है, इनके पास दो कृषि मंत्री है ना, ग्रामीण विकास और ये स्वास्थ्य दोनों। हाँ बिल्कुल, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। ओके, ये जेपी नड्डा के पास ना 2 मंत्रालय हैं। ग्रामीण विकास इनके पास नहीं है, इनके पास है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ठीक है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय इनके पास है, इनके पास है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये शिवराज सिंह चौहान के पास है। निर्मला सीतारमण, ये वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्टर और कारपोरेट कार्य मंत्रालय, इनके पास भी 2 मंत्रालय। डॉक्टर एस जयशंकर, ये इनके पास विदेश मंत्रालय है,
विदेश मंत्रालय, मनोहर लाल खट्टर, है ना। इनके पास आवासन, शहरी कार्य मंत्री और ऊर्जा मंत्रालय भी है इनके पास, ठीक है। ओके, इनके अलावा HD कुमार स्वामी, ठीक है। कुमार स्वामी का हरदनहल्ली देवगौड़ा कुमार स्वामी, ठीक है। इनके पास है भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, इनके पास ये 2 मंत्रालय हैं, ठीक है। पीयूष गोयल, पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग मंत्रालय इनके पास है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। जीतन राम मांझी, इनके पास क्या है भाई, MSME, ठीक है। इनके पास MSME है। राजीव रंजन सिंह या लल्लन सिंह इनको बोलते हैं, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, पंचायती राज, पंचायती राज है। फिर मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, पत्तन पोत परिवहन, परिवहन जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके पास क्या है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। किंजरापू राम मोहन रायडू, इनके पास नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन है। जुएल ओरांव, इनके पास है जनजातीय कार्य मंत्रालय। गिरिराज सिंह के पास कौन सा मंत्रालय भाई, गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्रालय, मछली सर, वस्त्र मंत्रालय, कपड़ा में। ठीक है। अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव के पास क्या है, रेल मंत्रालय लिख लो, रेल मंत्रालय। सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक भी सर ना। हाँ सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी, ये महिला बाल विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी का भी लिख लो, ये भी नए में है। इनके पास क्या है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है। चिराग पासवान का भी नाम लिख लो, नए चेहरे हैं ना ये। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय। एक नाम और लिख लो, चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, इनके पास है जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है।